राष्ट्र कवि मतलब इस एक शब्द में कितनी भव्यता और कितनी बड़ी जिम्मेदारी छुपी है ना। आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत इसी विचार से होती है कि किसी देश की आवाज बनना आखिर क्या होता है। बिल्कुल सही कहा। राष्ट्रकवि होना कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत गहरा विषय है। हाँ, तो आज के इस विश्लेषण का जो विषय है वो है रामधारी सिंह, जिन्हें दुनिया प्यार से और सम्मान से उनके उपनाम दिनकर से जानती है, यानी सूर्य। जी, सूर्य। 23 सितंबर 1908 को बिहार के सिमरिया, जो कि बेगूसराय में है, वहाँ उनका जन्म हुआ था और 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई में उन्होंने अंतिम सांस ली। लेकिन वो सिर्फ एक कवि नहीं थे। बिल्कुल नहीं, वो उससे कहीं बढ़कर थे। अगर आप जैसे किसी थ्रिलर नॉवेल या जासूसी कहानी को देखें तो उसमें जो नायक होता है ना, वो अक्सर एक डबल लाइफ या कहें कि दोहरी जिंदगी जीता है। सच है। आज के हमारे स्रोत बताते हैं कि दिनकर जी का जो असल जीवन था वो किसी ऐसी ही रोमांचक कहानी से कम नहीं था। हाँ, और इसी बात पर तो आज हम गहराई से बात करने वाले हैं। बिल्कुल। इस गहन चर्चा का लक्ष्य यही है कि किसान परिवार के उस लड़के के सफर को समझा जाए, जिसने बचपन के कड़े संघर्षों से निकलकर आजाद भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। और वो छाप आज तक मौजूद है। जैसे हाँ, थ्रिलर मतलब वो इतनी आसानी से नहीं मिली थी। हाँ, तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। होता है ना, राष्ट्रकवि का खिताब किसी को रातों रात या सुख सुविधाओं में रहकर तो नहीं मिल जाता ना। इसकी नींव उनके बचपन के संघर्षों में ही पड़ चुकी थी। सही कहा। कोई वातानुकूलित कमरों में बैठकर राष्ट्रकवि नहीं बनता। बिल्कुल नहीं। उनका जन्म एक कृषक परिवार में हुआ था और उनके स्कूल जाने का जो सफर था ना, वो बहुत ही कठिन था। क्या रूटीन था उनका? उन्हें रोज पैदल चलकर पहले गंगा घाट जाना होता था, फिर नदी पार करनी होती थी नाव से या जैसे भी, और फिर से पैदल चलना होता था। बाप रे, मतलब वो भी हर रोज? हाँ, हर रोज। एक बच्चे के लिए प्रकृति के साथ ये रोज का द्वंद्व था। और मुझे लगता है कि इसी प्रकृति ने, इसी गंगा की रफ्तार ने उनके अवचेतन को गढ़ा होगा, जो बाद में उनकी भाषा में उस उफान में हमें दिखाई देता है। बिल्कुल, यही जीवटता उन्हें पटना विश्वविद्यालय तक ले गई, जहां से उन्होंने बीए किया। फिर आजीविका के लिए वो पहले एक अध्यापक बने, फिर बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार की नौकरी की। यहाँ तक तो सब सामान्य लगता है। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब जो मोड़ आता है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। वो अंग्रेज सरकार के युद्ध प्रचार विभाग में भी काम करते रहे। मतलब ब्रिटिश सरकार का प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट। जी हाँ। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई स्टार वॉर्स में एम्पायर के पीआर डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा हो, लेकिन छुप छुप कर विद्रोही गुट के लिए यानी रेबल अलायंस के लिए क्रांतिकारी गीत लिख रहा हो। अरे वाह, क्या एनालॉजी दी है ना? क्योंकि दिनकर जी ब्रिटिश सरकार की नौकरी में रहते हुए भी उन्हीं के खिलाफ बगावत की कविताएं लिख रहे थे। मतलब अंग्रेज इतने बेखबर कैसे हो सकते थे? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि सत्ता का अपना एक अहंकार होता है। ब्रिटिश राज को लगा होगा कि जो हमारी तनख्वाह ले रहा है वो हमारा ही आदमी है। सही बात है। लेकिन दिनकर जी उस सिस्टम के अंदर रहकर काम कर रहे थे। इससे उन्हें ब्रिटिश राज की खोखली और शोषक नीतियों को बहुत करीब से देखने का मौका मिला होगा। तभी उनकी कलम में इतना आक्रोश था। बिल्कुल, यही कारण था कि उनके अंदर इतना बड़ा विद्रोह पनपा। उन्होंने तंत्र को समझा और फिर उसी पर वार किया। क्या बात है। और उनके जीवन का ये जो विरोधाभास था ना, मतलब ब्रिटिश सरकार की नौकरी और उनके खिलाफ बगावत, ठीक वैसा ही शानदार विरोधाभास उनकी कविताओं की शैली में भी देखने को मिलता है। हाँ, उनकी शैली में भी दो अलग अलग धाराएं थीं। दिनकर जी की काव्य यात्रा हाई स्कूल से ही शुरू हो गई थी। शुरुआत में वो राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा निकाले जाने वाले युवक पत्र में लिखते थे। और तब वो अपने असली नाम से नहीं लिखते थे। नहीं, वो अपनी रचनाएं अमिताभ उपनाम से भेजते थे। फिर 1928 में उनका पहला काव्य संग्रह छपा, बारदोली विजय संदेश। हाँ, बारदोली विजय। उनकी इन कविताओं में ओज था, विद्रोह आक्रोश की ज्वाला तो थी ही, लेकिन साथ ही कोमल श्रृंगारिक भावनाएं भी थीं, मतलब रोमांस और प्रेम। जी हाँ, बिल्कुल। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि एक ही इंसान का दिमाग युद्ध के नगाड़े और प्रेम की बांसुरी दोनों कैसे बजा सकता है। ये सवाल अक्सर लोगों को परेशान करता है। मतलब ये तो बिल्कुल किसी हैवी मेटल रॉक स्टार के अचानक से बैठ के क्लासिकल संगीत गाने जैसा है।
क्या विद्रोह और कोमलता सच में एक साथ रह सकते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि एक पूर्ण कवि वही है जो मानव भावनाओं के हर स्पेक्ट्रम को छू सके। अमिताभ से लेकर दिनकर तक का जो उनका सफर था, वो असल में उनकी रचनात्मक पहचान के विकसित होने का सूचक है। आग और अनुराग, ये दोनों ही एक गहरी संवेदनशीलता के दो अलग अलग रूप हैं। मतलब बिना प्रेम के सच्ची बगावत नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति समाज या देश से गहरा प्रेम कर सकता है, वही तो उसके पतन पर सबसे प्रचंड विद्रोह करेगा ना। बहुत गहरी बात कही आपने। और भावनाओं के इस विशाल सागर को सिर्फ छोटी कविताओं में समेटना शायद मुमकिन नहीं था। हाँ, छोटी कविताओं की अपनी सीमा होती हैं। इसीलिए दिनकर जी को साहित्य के बड़े और अलग-अलग कैनवस की जरूरत पड़ी। उन्होंने मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य दोनों लिखे। दोनों ही विधाओं में उनका काम लाजवाब है। जैसे अगर मुक्तक काव्यों की बात करें तो प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, बापू, धूप छां, इतिहास के आंसू, मिर्च का मजा, नीम के पत्ते जैसी 2 दर्जन से अधिक कृतियां हैं। और हुंकार ने तो उस दौर में सच में एक हुंकार भर दी थी। हाँ, वहीं अगर प्रबंध काव्यों यानी एपिक्स की बात करें तो 1946 का कुरुक्षेत्र, 1951 का रश्मिरथी और 1961 का उर्वशी मील का पत्थर माने जाते हैं। ये तीनों ही महाकाव्य हिंदी साहित्य की धरोहर हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा उन्होंने विपुल गद्य लेखन भी किया, मतलब निबंध, संस्मरण, इतिहास। इसमें मिट्टी की ओर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय, उजली आग, दिनकर की डायरी, ये सब शामिल हैं। जी, उनका गद्य भी उतना ही धारदार था जितना उनका पद्य। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। वो क्या? अक्सर लोग या तो कविता में महारत हासिल करते हैं या फिर अकादमिक इतिहास और गद्य में। सही कह रही हैं आप। उर्वशी जैसा भावनाओं से भरा महाकाव्य लिखना और साथ ही संस्कृति के 4 अध्याय जैसा गंभीर ऐतिहासिक गद्य लिखना, ये एक ही व्यक्ति के लिए कैसे संभव है? ये तो एक साथ 2 अलग-अलग नावों की सवारी करने जैसा है ना? सुनने में ऐसा लगता जरूर है, लेकिन मैं कहूंगा कि दिनकर सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक गहन विचारक थे, एक दार्शनिक थे। अच्छा। हाँ, जब उन्हें सीधे तौर पर समाज या इतिहास से संवाद करना होता था, तर्क के साथ बात करनी होती थी, तो वे गद्य का इस्तेमाल करते थे, जैसे संस्कृति के 4 अध्याय में। बिल्कुल। और जब उन्हें भावनाओं के जरिए प्रहार करना होता था, मानव मन की गहराइयों को छूना होता था, तो वे उर्वशी या कुरुक्षेत्र जैसे महाकाव्य रचते थे। उन्हें पता था कि किस औजार का इस्तेमाल कहाँ करना है। समझ गई। उनके इसी विशाल बौद्धिक दायरे और राष्ट्र के प्रति उनकी जो समझ थी ना, उसी ने आज़ादी के बाद उन्हें महज एक लेखक से आगे बढ़ाकर एक राष्ट्र निर्माता की भूमिका में खड़ा कर दिया। हाँ, आज़ादी के बाद उनकी भूमिका पूरी तरह से बदल गई थी। जी, आज़ादी के बाद वे मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष बने। फिर 1952 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए, और वो भी 2 कार्यकालों तक। संसद में एक कवि का होना बहुत बड़ी बात थी उस समय। बिल्कुल। इसके बाद वो भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने, और फिर भारत सरकार ने उन्हें अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त करके सीधे दिल्ली बुला लिया। एक शानदार सफर। और सम्मान की बात करें तो उन्हें संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। बाद में उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी हुआ। ये सारे सम्मान उनके कद को और भी बड़ा कर देते हैं। मैं तो इसे दी अल्टीमेट हीरोज जर्नी मानती हूँ। तो इस सब का अर्थ क्या है? एक बच्चा जो कभी स्कूल जाने के लिए रोज मीलों पैदल चलकर नदियां पार करता था, वो अपनी मेधा के दम पर सीधे देश की राजधानी दिल्ली में सरकार का सलाहकार बन गया। अगर हम इस पूरे सफर को एक बड़े परिदृश्य से जोड़ें, तो हम देखते हैं कि कैसे आज़ादी से पहले जो व्यक्ति सिस्टम के खिलाफ एक विद्रोही आवाज था, आज़ादी के बाद उसी व्यक्ति ने सिस्टम का हिस्सा बनकर नए भारत की सांस्कृतिक और भाषाई नींव को मजबूत करने में योगदान दिया। मतलब उन्होंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा? बिल्कुल नहीं। उन्होंने बाहर खड़े होकर सिर्फ पत्थर नहीं फेंके, बल्कि अंदर जाकर निर्माण किया। ये गहन चर्चा इस बात को पूरी तरह से स्थापित करती है कि रामधारी सिंह दिनकर का जीवन सिर्फ एक साहित्यिक जीवन नहीं था, ये भारत के संघर्ष, आज़ादी और नवनिर्माण का ही एक दर्पण था। जी, उनके भीतर का जो विरोधाभास था, चाहे वो नौकरी का हो या उनकी कविता की शैली का, वो असल में उस दौर के बदलते हुए भारत का ही अक्स था। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस चर्चा के अंत में सुनने वालों के लिए गहरा विचार छोड़ना मैं जरूरी समझती हूँ।
दिनकर जी ने ब्रिटिश काल में सरकारी मशीनरी का हिस्सा होते हुए भी सत्ता के खिलाफ लिखा। आज के जमाने में जब हम विद्रोह और सिस्टम को एक दूसरे का कट्टर दुश्मन मानते हैं, तो क्या दिनकर जी का जीवन हमें ये नहीं सिखाता कि कोई व्यक्ति सिस्टम के भीतर रहकर भी अपनी आजाद आवाज और अपना सत्य जिंदा रख सकता है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है आज के दौर के लिए। हाँ, मतलब क्या सच्चा विद्रोही वही है जो बाहर से सिर्फ पत्थर फेंके, या वो जो भीतर रहकर भी अपनी आत्मा को बिकने ना दे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। बिल्कुल, हमें इस पर जरूर सोचना चाहिए। तो आज के इस चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है ये विश्लेषण आपको सोचने पर मजबूर जरूर करेगा।